Good evening, students. Now we started a new chapter 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है ये आपके, और थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर आपको मैक्सिममली समझना है चीज़ों को कि कैसे प्रकाश अपना प्रभाव दिखाता है, प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये चीज़ें हम लोगों को समझनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में हम ये कहते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है उस प्रकृति को समझाने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से प्रैक्टिकल किए, अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। इनमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया वो न्यूटन ने किया। न्यूटन ने ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में गमन करता है, यानी उसने प्रकाश की जो प्रकृति बताई वो कणीय प्रकृति बताई, और उसने अपने प्रयोगों के आधार पर प्रकाश का एक सिद्धांत दिया जिसे प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत कहा जाता है। ये कणिकावाद सिद्धांत ये बताता है कि प्रकाश का जो गमन होता है वो कणों के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, छोटे छोटे समूहों के रूप में होता है। लेकिन अब इस कणिकावाद सिद्धांत से प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, इनका तो हल मिल गया, लेकिन कुछ और दूसरी घटनाएं थी उनको ये पूर्ण रूप से समझा नहीं पाया। तो इस कारण से इस प्रभाव को ज्यादा महत्ता नहीं मिली। इसके बाद में अगला साइंटिस्ट आया हाइगेन। हाइगेन ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, और उसने प्रकाश के तरंगाग्र का सिद्धांत दिया। उसने प्रकाश को कणिकाओं के स्थान पर तरंगों के रूप में माना। उसने कहा कि प्रकाश प्राथमिक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र, इन तरंगाग्रों के रूप में गमन करता है, और उसने इसको तरंगों के रूप में सत्यापित किया। लेकिन अब हाइगेन के साथ भी यही प्रॉब्लम आई कि उसके द्वारा भी कुछ प्रकाशिक घटनाओं का तो सत्यापन कर दिया गया, लेकिन कुछ प्रकाशिक घटनाएं ऐसी रह गई जिनका सत्यापन वो भी नहीं कर पाया। तो अंततः हाइगेन के सिद्धांत को भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के बाद में भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन अंत में एक फ्रेंच वैज्ञानिक आया, दे ब्रॉगली, जिसने द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि भाई प्रकाश के अंदर कणीय गुण भी पाए जाते हैं और प्रकाश के अंदर तरंगीय गुण भी पाए जाते हैं। अर्थात प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों रूपों में विद्यमान रहता है, दोनों रूपों में गमन करता है। इसलिए उसने जो प्रकाश की प्रकृति बताई वो द्वैत प्रकृति बताई। तो द्वे ब्रोगली के आधार पर प्रकाश की जिस प्रकृति की हम बात करते हैं वो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो मुख्य रूप से हम 3 चीजों पर यहां डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया? कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन के बाद में अगला साइंटिस्ट आया हाइगेन। हाइगेन ने दिया तरंगाग्र का सिद्धांत। ठीक है, और अंततः एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया, दे ब्रॉगली। दे ब्रॉगली ने क्या बताया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। तो इस प्रकार से प्रकाश की प्रकृति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने मतों के आधार पर उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, और अंततः यह चीज सत्यापित हो गई कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, और चैप्टर की स्टार्टिंग में पहला पॉइंट हम लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव।
ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक हर्ट्ज एक समय क्या कर रहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर अपने प्रयोग कर रहा था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के समय जब वो अपने प्रयोग कर रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि जब वो प्रयोग करेगा तो उन प्रयोगों से कुछ अन्य निष्कर्ष भी उसे मिल जाएंगे। तो जब वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के बारे में अपना प्रायोगिक अध्ययन कर रहा था, तो उसने ये देखा कि जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश डाला गया तो पृष्ठ के समीप इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश से आवश्यक ऊर्जा ग्रहण कर धातु की सतह से बाहर आ गए। यानी कुल मिलाकर ये देखा उसने कि धारा बहने लगी। क्या कह रहा हूं मैं? हर्ट्ज ने क्या देखा कि जब वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन कर रहा था, उनके सत्यापन का प्रयोग कर रहा था, तो उस समय उसने देखा कि जब उसने कैथोड के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश को डाला तो पराबैंगनी प्रकाश को डालने पर परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। तो धारा प्रवाह होने पर वहां पर हर्ट्ज ने यह निष्कर्ष निकाला कि भाई जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश डाला गया तो उस पराबैंगनी प्रकाश को कैथोड ने अवशोषित किया, और कैथोड ने जब उसे अवशोषित किया तो कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज का मतलब कैथोड के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उस इन इलेक्ट्रॉनों ने उस पराबैंगनी प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया और अवशोषित करके उस कैथोड या उस धातु की पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित हो गए, बाहर आ गए। तो उसने अपना ये निष्कर्ष देखा, उसने ये एक रिजल्ट देखा अपना प्रैक्टिकल करते समय। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, भाई उसने तो ये देखकर वहीं रोक दिया उस चीज को। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, होलवॉक्स और लेनार्ड। कौन कौन आए? होलवॉक्स एंड लेनार्ड। तो होलवॉक्स और लेनार्ड ने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाया। हर्ट्ज ने तो इसे वहीं छोड़ दिया। होलवॉक्स और लेनार्ड आए और उन्होंने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाया और उन्होंने एक अन्य प्रयोग किया। तो उन्होंने अपने अन्य प्रयोग में क्या किया कि एक कांच की निर्वातित नलिका ली। कांच की क्या ली? एक निर्वातित नलिका, जिसे निर्वातित नलिका ली और उस निर्वातित नलिका में एक जिंक पट्टिका को बैटरी और एक अमीटर से संयोजित कर दिया। कौन सी पट्टिका ली उसने? एक जिंक पट्टिका ली, उसे एक बैटरी और सुचालक तारों से उसने संयोजित कर दिया। ठीक है, जिससे एक प्लेट P तो हो गई धनात्मक और एक प्लेट Q हो गई ऋणात्मक। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या किया उसने, देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो होलवॉक्स और लेनार्ड थे उन्होंने कांच की एक निर्वातित पट्टी नलिका ली और इस निर्वातित नलिका में दो पट्टिकाएं लगाई। एक पट्टिका P और एक पट्टिका Q। ठीक है, और इन पट्टिकाओं का संबंध उसने बैटरी और सुचालक तारों की सहायता से एक परिपथ से कर दिया। ठीक है, और उसमें उसने अमीटर भी जोड़ दिया। ठीक है, तो उसने क्या जोड़ा? एक बैटरी जोड़ दी और एक एमीटर जोड़ दी। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने बैटरी और एमीटर जोड़ दिया तो बैटरी प्लस ने इस प्लेट को तो पॉजिटिव बना दिया और माइनस ने इसको क्या बना दिया? नेगेटिव। तो इस प्लेट को तो बोला गया संग्राहक प्लेट। इसको क्या बोला गया? संग्राहक प्लेट, जो कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करेगी। अब लेनार्ड और होलवॉक्स ने कहा कि भाई हर्ट्ज ने यह कहा था कि जब पराबैंगनी प्रकाश को कैथोड पर गिराया जाएगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो उन्होंने सेम वही किया कि जो ये नेगेटिव प्लेट थी, इस नेगेटिव प्लेट पर उन्होंने
पराबैंगनी प्रकाश को आपतित किया। तो यहां पर उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश उन्होंने इस प्लेट के ऊपर आपतित किया। जैसे ही उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश इस प्लेट के ऊपर आपतित किया तो उन्होंने क्या पाया कि अमीटर के अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ, अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश जैसे उन्होंने क्यू पर डाला, क्यू पर डालते ही उन्हें अमीटर में विक्षेप प्राप्त हो गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो पराबैंगनी प्रकाश बंद करके देखते हैं, तो उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश आपतित करना बंद कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश आपतित करना बंद किया तो अमीटर में विक्षेप बंद हो गया, शून्य आ गया। फिर उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश डाला, फिर विक्षेप आ गया। तो इस प्रकार होलबॉक्स और लेनार्ड ने यह प्रक्षेपित किया कि जब उत्सर्जक प्लेट पर, क्योंकि ये तो संग्राहक थी, इस प्लेट को क्या नाम दिया उन्होंने, कि जब उत्सर्जक प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, और पराबैंगनी प्रकाश भी कौन सा, एक नियत न्यूनतम आवृत्ति का, ऐसा नहीं कोई सी भी आवृत्ति का प्रकाश डाल दिया। जब उत्सर्जक प्लेट पर एक नियत न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यानी ये प्रकाश आकर जब इस पर गिरा तो यहां से कौन उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गए, संग्राहक की ओर। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहुंचे तो धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित हुई, और इसी धारा की वजह से एमिटर ने यहां पर विक्षेप दिया। तो यहां पर जब होलबॉक्स और लेनार्ड ने बताया कि उन्होंने एक नियत न्यूनतम आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को जब उत्सर्जक पट्टिका पर आपतित किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हुआ, और उन्होंने इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा। कौन सी आवृत्ति कहा, देहली आवृत्ति। ठीक है, और इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि अगर इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए तो क्या होगा। तो जब उन्होंने इस आवृत्ति से, इस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश को इस प्लेट पर आपतित किया तो कोई धारा प्रवाह नहीं हुआ, यानी कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हुआ। ठीक है, तो यह उनका एक प्रैक्टिकल था जो उन्होंने हर्ट्ज के बाद कंटिन्यू किया। अब यहां से उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, अब यहां से उन्होंने ये निष्कर्ष दिया, ये स्पष्ट किया कि जब किसी धात्विक प्लेट पर, कौन सी प्लेट पर, धात्विक प्लेट पर, या फिर किसी प्रकाश संवेदी सतह पर, दो चीजें हो गई, जब किसी धात्विक प्लेट पर या किसी प्रकाश संवेदी सतह पर, प्रकाश संवेदी सतह कौन होती है, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो, जो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव हो। तो जब किसी धात्विक प्लेट पर या किसी प्रकाश संवेदी प्लेट पर एक उपयुक्त आवृत्ति का, उपयुक्त न्यूनतम आवृत्ति का या देहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस प्लेट से, उस सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, और इसी प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्योंकि प्रकाश के कारण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, प्रकाश के कारण से धारा उत्सर्जित हुई है, इसीलिए यह प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि कोई धात्विक सतह है, यह धात्विक सतह, ठीक है, इस धात्विक सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला या उससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो और जैसे ही हमने एक उपयुक्त आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हुआ।
ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इस प्रक्रिया के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से उत्सर्जित हुए हैं? प्रकाश की वजह से। प्रकाश के अंदर कौन पाए जाते हैं? फोटोन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया इन इलेक्ट्रॉनों को? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से जो धारा प्रवाहित हुई, उस धारा को क्या नाम दिया गया? प्रकाश विद्युत धारा। और जिस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, उस धातु को क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। तो अब तीन चीजें हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, उन इलेक्ट्रॉनों को तो कहा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो धारा बही उस धारा को कहा प्रकाश विद्युत धारा, और जिस सतह से यह उत्सर्जित हुई उसे कहा प्रकाश उत्सर्जक सतह। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से हमने यहां पर प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित किया। ठीक है, और प्रकाश भी कौन सा? एक न्यूनतम आवृत्ति का या फिर उससे उच्च आवृत्ति का। अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश आप डाल दोगे तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में एक टर्म आती है कार्यफलन, समझिएगा। हम एक डेफिनेशन लेते हैं यहां पर कार्यफलन। कार्यफलन क्या होती है? तो हम ये कहते हैं कि भाई धातु की सतह से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब वो अतिरिक्त ऊर्जा अपने आप तो मिलेगी नहीं, वो किसी बाह्य स्रोत के द्वारा दी जाएगी। यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बाह्य स्रोत के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, अब बाह्य स्रोत के द्वारा आपने ऊर्जा दी तो समझिएगा, जैसे ये धातु की सतह है, ठीक है, इस धातु की सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब आपने क्या किया? इसको ऊर्जा दी। सबसे पहले सपोज आपने 1 जूल ऊर्जा दी, 1 जूल ऊर्जा दी, कुछ भी नहीं हुआ। आपने 2 जूल ऊर्जा दी, फिर कुछ नहीं हुआ। आपने 2.5 दी, कुछ नहीं हुआ। 3 जूल दी, कुछ नहीं हुआ। 3.1 जूल देते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। यानी हमने ये देखा कि धातु की सतह से 3 जूल तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला था, लेकिन 3.1 देते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन ठीक बाहर आ गया। मुझे और ज्यादा बाहर नहीं लाना या ज्यादा गति नहीं करवानी, मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे हम यूं समझते हैं कि एक कमरा है और कमरे के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं या एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब कमरे के बाहर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो ताप, जिस ताप से वह व्यक्ति उस कमरे से ठीक बाहर आ जाए, वह ताप, जिस ताप पर वह व्यक्ति उस कमरे से ठीक बाहर आ जाए, उसी प्रकार से वह ऊर्जा, जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ठीक बाहर आ जाए, उस ऊर्जा की मात्रा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। धातु का बोलेंगे कार्यफलन भी, क्योंकि धातु उस ऊर्जा पर क्या हो गई? संवेदनशील हो गई, सेंसिटिव हो गई कि बस भाई इस ऊर्जा पर तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही पड़ेगा। तो कार्यफलन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा,
ठीक है। अब अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी अलग अलग होता है। कुछ धातुएं जैसे 3.1 जूल पे निकाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ धातु ने 3.1 जूल पे निकाल दिया, किसी धातु के लिए 3.1 जूल भी कम पड़ गया, उसने 4 जूल पे निकाला, किसी ने 5 जूल पे निकाला। यानी प्रकाश की संवेदनशीलता हर धातु के लिए अलग अलग होती है। इसी कारण से धातुओं के लिए जो कार्यफलन का मान होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है, जो इनके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि धातु का पृष्ठ कैसा है। ठीक है, तो कार्यफलन एक तरह से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को। और कार्यफलन का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है हमें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। अब हम इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यहां डिफाइन करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन को, समझिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने के लिए प्राप्त ऊर्जा या त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। दो तरीके से बोल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां थी जो आज हमने प्राप्त की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की अन्य विधियों की भी बात करेंगे कि प्रकाश के अलावा भी अन्य विधियों से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन किया जा सकता है। ओके बेटा, थैंक यू।